राजभवन में नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने राज्यपाल से की मुलाकात। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दी निर्देश, कहा दीर्घकालिक योजना बनाए अधिकारी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने की समीक्षा बैठक। राज्यव्यापी अपराध नियंत्रण अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक। और ऋषिकेश में अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय ने नैनीताल का कड़ा रुख। अवैध निर्माणों पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अवैध निर्माणों पर हाईकोर्ट की एमडीडीए को कड़ी फटकार। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने पर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का किया स्वागत और अभिनंदन। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी उपस्थित रहीं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां मुख्यमंत्री धामी स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। निगम के कार्मिकों की विभिन्न समस्याएं जिनका समाधान हुआ है, उनका समाधान होने पर आप सब ने मेरा जो अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का मैं भी अभिनंदन करता हूं। मेरी तरफ से आप सबका अभिनंदन। परंतु यदि मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन का हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता इस अभिनंदन की हकदार है। क्योंकि उन्होंने ही हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने कार्मिकों की भलाई के लिए काम कर सकें, उसके बारे में निर्णय ले सकें, सकारात्मक चीजों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, आज के इस आधुनिक युग में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे तारों में बहने वाली ऊर्जा हो या मनुष्य के जीवन में बहने वाली ऊर्जा हो। जैसे अभी यहां से ये बिजली चली जाए तो सब कुछ ठप हो जाएगा कि नहीं होगा? हमारे जो कैमरे से बनाने वाले हैं, ये भी ठप हो जाएंगे, इनका भी ठप हो जाएगा। इंटरनेट है, कई बार मैं देखता हूं, यहां तो नहीं, लेकिन मीनाक्षी जी जहां ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, जब मैं गांव में होता हूं तो बिजली चली जाती है तो वो इंटरनेट भी ठप हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो ऊपर वो लगा रहता है ना, ट्रांसमीटर क्या होता है, नहीं वो छोटा वाला वो एंटीना जैसा रिसीवर या वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो बंद हो जाता है। तो मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो जाता है और अनेक स्थानों पर फिर वाईफाई नहीं चलता है। तो क्यों मैं सही कह रहा हूं ना कि बिजली नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है और मैं कहूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही एकदम से अचानक तूफान आ गया, कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में, डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग
उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि ये पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर अध्यक्ष नरेंद्र अजित सिंह बिंद्रा राजभवन पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले, जहां पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र अजित सिंह बिंद्रा राजभवन पहुंचे। राजभवन में नरेंद्र अजित सिंह बिंद्रा ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह को यात्रा के बारे में तैयारियों को लेकर जानकारी दी। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट और ऐसे में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में कल से शुरू होगा बर्फ हटाने का काम। भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक के ट्रैक मार्ग पर की रेकी। 6 किलोमीटर के ट्रैक मार्ग पर 2 से 7 फीट बर्फ जमा। घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक फैली बर्फ। भारतीय सेना की पहली टुकड़ी में 25 जवान शामिल। तो वहीं अटलकोटी ग्लेशियर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका है। छोटे अटलकोटी ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ है। भारतीय सेना द्वारा की जा रही सेवा, राज्य सरकार और प्रशासन की यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के प्रति प्रतिबद्धता को दुर्दशा नरेंद्र अजित सिंह बिंद्रा ने कहा। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन मिलकर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र अजित सिंह बिंद्रा ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया, यात्रा के दौरान सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। और आगे बढ़ेंगे, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री को शॉल भेंट कर अभिनंदन किया गया। दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं, जिससे कि लाभार्थियों को लंबे समय तक लाभ मिल सके। साथ ही मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गंगोल, पंडितवाड़ी, गाजियावाला, बिलासपुर, कांडली, सिगली और इसके साथ बिस्टगांव समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे पेयजल कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गंभीर प्रयास करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए, जिससे आमजन को समय पर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को प्राथमिकता के हर क्षेत्र में टिकाऊ और प्रभावी विकास हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिल सके। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और राजश्री चिल्ड्रेन अकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास से अकेडमी में निर्माणाधीन भवन बनकर तैयार हो गया है और आज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद किया गया। नई शिक्षा सत्र से छात्रों को इस भवन में बैठकर पढ़ाई की जाएगी। निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे का प्रयास है कि इस भवन में पढ़ने वाले छात्रों को हाईटेक सुविधा भी पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराई जाए। राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि भवन लोकार्पण के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी अखंडानंद सरस्वती व्यापारी दीपक तायल, स्कॉन संस्था से जुड़े दीन गोपाल दास उपस्थित हुए।
सभी अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन ने स्वागत और सम्मान किया। मौके पर अतिथियों ने स्कूल की मदद के लिए भविष्य में हर संभव प्रयास करने की बात कही। उन्होंने बताया कि छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में महिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया और इस बीच बता दें कि उन्होंने कार्यदायी संस्था को महिला चिकित्सालय में बन रहे भवन के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन में लगाई जाने वाली सामग्री की टेस्टिंग कर मानकों के अनुसार लगाई जाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार से दूरभाष पर शेष धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि धनराशि आवंटित होते ही कार्यों में गति प्रदान की जाए ताकि नवनिर्मित भवन का कार्य समय से पूरा हो सके, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिले। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट ने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने महिला चिकित्सालय में हो रही परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। सीएम की प्रदेश में नई शराब की दुकानों बंद किए जाने की घोषणा के बावजूद भी रामनगर के मालधन गोपाल नगर में गैर कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही है, जिसका महिला एकता मंच के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब की दुकान का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना दिया, साथ ही शराब की बिक्री बंद करवा दी। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि मालधन में खोली गई शराब की दुकान हाथीनगर के लिए स्वीकृत हुई थी। शराब की दुकान पर भी हाथीनगर का बोर्ड लगा है। कहा कि जिलाधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को लिखे पत्र में भी हाथीनगर के लिए शराब की दुकान स्वीकृत किए जाने का उल्लेख है। वहां के लोगों द्वारा शराब की दुकान का विरोध करने पर अब ये दुकान मालधन गोपाल नगर में गैर कानूनी तरीके से खोली गई है। और बड़ी खबर जसपुर के बगीची गांव से है, जहां पर मामूली बात पर पिता, पुत्र और अन्य लोगों ने घर में घुसकर ग्रामीण के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बगीची निवासी मंगल सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रात को ग्राम किशनपुर निवासी त्रिलोचन सिंह फौजी, उसका पुत्र अमृतपाल सिंह, स्नेहपाल सिंह और अन्य लोग जबरदस्ती दीवार फांदकर उसके घर के अंदर घुस गए और रात दौरान उन्होंने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। आरोपियों ने उसके घर में लकड़ी का दरवाजा, प्लास्टिक की कुर्सियां और कैमरा तोड़ दिया। शोर होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मंगल सिंह ने बताया कि उसने मकान का सौदा किया था, जिसके 2.5 लाख रुपए घर में रखे थे, जो अब घर में नहीं मिल रहे हैं। वहीं पुलिस को क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मामले में तथ्य नहीं मिले हैं। हालांकि मंगल सिंह की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। के तो कोई तथ्य नहीं मिले हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है वादी मंगल सिंह की, उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जो भी धाराएं बनी हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और वहीं नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की लगातार एक्शन जारी है। जी हां, जहां नशा तस्करों के हर पैंतरे को नाकाम कर रही हरिद्वार पुलिस, सीआईयू रुड़की और रारुड़की पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस बीच फिल्मी स्टाइल में कार की डिग्गी में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते नशा तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। जहां नशा तस्करों के नशीले इंजेक्शन, जहां ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की खेप बरामद है। 3000 के करीब इंजेक्शन 50,000 रुपए और तस्करी में प्रयुक्त कर बरामद किए गए और ऐसे में तस्कर बाहरी प्रदेशों से कम दाम में खरीदे थे नशीले इंजेक्शन। रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में महंगे दामों में नशीले इंजेक्शन बेच तस्कर कमाता था मोटा मुनाफा। युवाओं की नसों में घोले जा रहे नशे को लेकर रहा एसएसपी चिंतित, जहां पुलिस टीम को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कई सप्लायर पुलिस की रडार पर है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी, एसएसपी का बयान। नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल पे आज का बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने रुड़की में सीआईयू रुड़की और रुड़की पुलिस के द्वारा करीब 3000 इंजेक्शन के आसपास की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। इनके साथ ही जो अन्य अभियुक्त इनके साथ जुड़े हैं, जो इस पूरी चेन का हिस्सा है,
उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग्स भी की जाएगी। मुझे यकीन है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की जो हमारी पहल माननीय मुख्यमंत्री की है, उसको लगातार हम लोग साकार कर रहे हैं और इसमें और भी बड़ी बरामदगी होने की संभावना है। पुलिसकर्मियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 7 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अनिल, निखिल, सागर, साहिल, विनय, पासवान, अंकित और सौरभ के रूप में की गई है। मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि हर्रावाला में रात्रि 12 बजे डीजे बंद कराने गई पुलिस पर आरोपियों ने हाथापाई कर सरकारी कार्य में बाधा डाली। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हादसे में पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं उसने जब घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने वादी का मोबाइल छीनकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना डोईवाला में मामला पंजीबद्ध कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना डोईवाला पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उनके संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली फार्म हर्रावाला से गिरफ्तार किया। वीकेंड और चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस का दावा है कि 18 अप्रैल से शुरू हो रहे वीकेंड में इस बार ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी हद तक निजात मिलेगा। इस बीच पुलिस ने ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्लान ए, बी और सी पहले से ही तैयार किया है। अब हैवी वाहनों को भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऋषिकेश, मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार में ही रोकने का प्लान भी तैयार किया गया है। इस संबंध में एसपी देहात जया बलूनी ने ऋषिकेश, मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार की ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित कर लिया है। बैठक में चारों क्षेत्र की पुलिस को एक दूसरे के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की सूचना पर जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया ग्रुप भी चारों थाना क्षेत्र की पुलिस ने मिलकर बनाया है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित सूचनाएं हर पल अपडेट होती रहेंगी, जिससे पुलिस को प्लान ए, बी और सी समय समय पर लागू करने में आसानी होगी। वहीं एसपी जया बलूनी ने बताया कि वीकेंड के मौके पर ट्रैफिक स्लो चल रहा है, जिसके जाम की स्थिति बन रही है और इसलिए ट्रैफिक मोबाइल टीम भी वीकेंड पर ट्रैफिक सुचारू चलाने का काम करेगी। चारों थाना क्षेत्र की पुलिस के समन्वय में कोई भी कमी न रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और वहीं पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने समीक्षा बैठक की है। जी हां, आपको बता दें, जहां पर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने समीक्षा बैठक की। राज्यव्यापी अपराध नियंत्रण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और तकनीकी नवाचारों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। महिला पुलिस बल वेलफेयर के साथ प्रोफेशनल दक्षता को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पुलिसकर्मियों की फिटनेस और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर फोकस। वहीं डिजिटल दक्षता के साथ अपराध पर प्रहार, संवेदनशील और प्रोफेशनल बल बनाना हमारा लक्ष्य, डीजीपी ने कहा। पोर्टलों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया। महिला पुलिस बल वेलफेयर के साथ प्रोफेशनल दक्षता को बढ़ाएं। नए आपराधिक कानूनों को लेकर समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय खुफिया तंत्र को करे सक्रिय। थानावार समीक्षा की जाए अनिवार्य। लंबित मामलों की समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारक जल्द करे निस्तारण। विशेष टीमों का गठन कर इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए अभियान। विवेचना में देरी के लिए उत्तरदायी कारकों की करे पहचान और ऐसी प्राथमिकता के आधार पर पुराने मामलों का किया जाए समाधान। वही विवेचकों की जवाबदेही भी किया जाए सुनिश्चित। जहां सतत रूप से चलाए जाए मादक पदार्थ विरोधी अभियान। नशा तस्करी की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित करें, नियमित चेकिंग करें, बड़े रैकेट्स पर संपत्ति जब्तीकरण सहित कार्रवाई करें और ऐसे में स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों में साइबर जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि हाईकोर्ट अब जो है कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां अवैध निर्माणों पर दायर याचिका पर अब सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माणों पर उच्च न्यायालय की एमडीडीए को कड़ी फटकार। अवैध निर्माण पर दफ्तर में बैठकर कंपाउंडिंग करना घोर अपराध। मानचित्र स्वीकृत नहीं तो नहीं हो सकती कंपाउंडिंग।
सीलिंग के बाद भी चल रहे निर्माण कार्य। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की डबल बेंच में हुई सुनवाई और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमडीडीए के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे पेश हुए। अध्यक्ष ने कंपाउंडिंग गलत तरीके से होने पर मानी गलती, जहां 1 माह के अंदर सब कुछ ठीक करने को कहा। कमिश्नर ने जवाब पर उच्च न्यायालय लगा संतुष्ट और ऐसे में उच्च न्यायालय के कड़े आदेश के बाद अवैध निर्माण और गलत तरीके से हुई कंपाउंडिंग पर क्या होगी कठोर कार्रवाई देखना होगा। लेकिन इस बीच एमडीडीए को अपनी साख बचाने के लिए लेने होंगे कड़े निर्णय। आवासीय मानचित्र पर पास कराकर हो रहे हैं व्यावसायिक निर्माण। एमडीडीए से आवासीय मानचित्र पास कराकर उन पर व्यावसायिक निर्माण करना एमडीडीए के नियम के विरुद्ध और ऐसे में अवैध निर्माणों पर क्या एमडीडीए कार्रवाई करेगा, ये भी देखना होगा और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अब एमडीडीए से बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अब हाईकोर्ट से जो है कड़ी फटकार एमडीडीए को लगा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एमडीडीए अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एमडीडीए का जो साख है वो भी दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बात कहें सपना, लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से लगातार जो हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है और जो उनके मुख्य न्यायाधीश हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं चाहे अतिक्रमण का मामला हो, अवैध निर्माण हो, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं बड़ा सख्त रुख उन्होंने किया हुआ। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सुनवाई हो रही है, उसमें लगातार कहीं ना कहीं संबंधित विभागों को बड़ी फटकार लगी जा रही है। और वही हम कहें जो दायर याचिका है अवैध निर्माण को लेकर, उस पर फिर तीसरी बार सुनवाई है और अगली सुनवाई फिर होगी। और मैं कहूं तो उस सुनवाई में लगातार कहीं ना कहीं बड़ी फटकार लगाई जा रही है। उन्होंने यही पूछा है कि नियमों के विरुद्ध क्यों काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब देखा जा रहा है कि कंपाउंड किया जा रहा है, जिसका नक्शा पास नहीं, उसे कंपाउंड की जरूरत क्या, और लोग जो अधिकारी हैं वो ऑफिस में बैठे बैठे कंपाउंड की सारी भूमिका बनाते हैं, जबकि पूरी धरातल पे जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए इसके कंपाउंड हो सकता नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण को लेकर बड़ा रुख तैयार किया। उन्होंने कहा बिल्कुल भी अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे ऋषिकेश की बात करें, लगातार अतिक्रमण को लेकर शिकायत आ रही है, उस पर भी माननीय उच्च न्यायालय बड़ा कुर्द है। उन्होंने कहा है कि और जो कमिश्नर हैं वो अध्यक्ष भी हैं, अगर कहें तो विनय शंकर पांडे एमडीडीए के, वो खुद पेश हुए थे वर्चुअल। उन्होंने कहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई हैं, इसको सुधारा जाएगा, हमें समय दीजिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा कहें तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए माननीय चुनाव से। अब यही देखना है जो गलतियां मानी गई हैं, जो अवैध निर्माण चल रहे हैं और सीलिंग के बाद भी चीजें कई जगह निर्माण चलते रहते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि आवासीय नक्शे पास होते हैं, व्यवसायिक निर्माण होता है, अन्य कई चीजें ऐसी चीजें हैं। अब यही देखना इन सब चीजों पर एमडीडीए कितनी बड़ी कार्रवाई करता है, जिस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय सख्त दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब तक जो अवैध निर्माण किए गए हैं, क्या उन्हें गिराने के लिए कोई आदेश दिया गया या फिर सिर्फ चेतावनी दी गई है? क्या कुछ अब अगला एक्शन होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से वहां पर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार माननीय उच्च न्यायालय बड़ा सख्त दिखाई दे रहा है लगातार, और जिसको एमडीडीए भी मान रहा है कहीं ना कहीं हमारे से गलतियां हुई हैं। अब देखना उस गलतियों को कितना सुधारा जाएगा। जो नियम के विरुद्ध काम हुए हैं, जो लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को देखें, कहीं अन्य चीजों को देखें, लगातार वहां पर आवाजें उठ रही हैं। तो अब यही देखना है कि एमडीडीए इनकी सूचियां बनाकर कितनी बड़ी कार्रवाई करता है। अब ये देखना होगा, 30 दिन का समय मांगा गया है कार्रवाई को लेकर। अब यही इंतजार है कि इस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब कितनी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं, जो अनुचित अवैध निर्माण वहां पर जारी है। बिल्कुल। जब ये आदेश जारी किया गया कि मानचित्र सही नहीं तो कंपाउंडिंग भी नहीं, तो इस पर एमडीडीए का क्या जवाब था? तो मैंने कहा ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं उन्होंने माना है कि गलतियां हमारे से हुई हैं। अब यही देखना है, जो उन्होंने कहा था जितनी गलतियां हुई हैं इसको ठीक करने करा जाएगा, और 30 दिन का टाइम भी मांगा। अब ये देखना है कि कितना इन गलतियों को सुधारा जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, जो अवैध निर्माण चल रहे हैं लगातार वो हम देख रहे हैं कि बिना नक्शे के चल रहे हैं, आवासीय व्यवसायिक में तब्दील हो रहे हैं,
मतलब जिसके जो धींगा मस्ती है वो लगातार चल रही है। अब यही देखना है कि लगातार जब इतनी बातें निकल के आ रही हैं और बड़ी लगातार फटकार भी लग रही है और गलती को स्वीकार भी किया जा रहा है, तो अब वही देखना है कि अब कितना बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं जिससे अवैध निर्माण पर वहां पर रोक सके। अगर अवैध निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं एमडीडी का फायदा होगा, राजस्व मिलेगा। अब यही देखना है इसको कितनी बड़ी चोट वहां अवैध निर्माणों पर एमडीडी पहुंचाता है और क्या आगे इसकी है कि कितनी सुना है कि सूचियां कहीं बन रही हैं और कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होने की उम्मीद है। अब यही देखना है कि अब अगले आने वाले दिनों में कितनी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।